गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइम जोन ऑन विच यू आर वाचिंग दिस। इस वीडियो में अपन वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने अपने रेज्यूम में मेंशन किए थे। पावर पॉइंट स्लाइड्स का डेमोन्स्ट्रेशन इसमें देखने को मिलेगा। इसमें मैंने काफ़ी सारी इमेजेस भी यूज़ किए हैं। उन इमेजेस को यूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, थोड़े रिसर्च पेपर्स को भी मैंने डिस्कस किया है। इमेजेस वाई इमेजेस आर बेटर देन टेक्स्ट, वो भी थोड़ा डिस्कस किया है, वो भी अपन देखेंगे इसमें। और एक लास्ट वाला पॉइंट, इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट टॉपिक्स मीन्स सिविक्स और जोग्राफी और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इनको इकोनॉमिक्स, इन सबको आपस में अगर कंबाइन कर करके, मतलब इंक्लूसिव स्टडी अगर की जाती है, एक दूसरे को टॉपिक को कनेक्ट कर करके अगर पढ़ा जाता है तो फिर उससे चीज़ें आसान हो जाती है। तो उसका भी इलस्ट्रेशन अपन जो देखने वाले। लास्ट में ये फोर्थ पॉइंट भी अपन और देखेंगे कि वाई आई थिंक दैट आई कैन बी अ गुड फैकल्टी फॉर यूपीएससी सीएससी सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर, वो भी अपन इसमें थोड़ा उसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। और ये सेकंड और थर्ड पॉइंट ये अपन एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसका लिंक आपको यहाँ भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दैट्स वाई मैंने कहा था कि इट वॉज रिकमेंडेड कि आप यूट्यूब पे देखें, क्योंकि ड्राइव पर उसको पे आपका लिंक नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और साथ साथ में कुछ रिसर्च पेपर्स भी मैंने डाले हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेमो के लिए मैंने ये इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक लिया, एक लास्ट टाइम ज्योग्राफी का एक चैप्टर भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो उसी का ही बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मैं बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ चीज़ों को, नहीं तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज होती क्या है? इंडस्ट्रीज वो वर्क प्लेस है, या फिर वो यहाँ पर सेक्टर्स कह सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली अपन अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि अपन को डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल नहीं रहते हैं। वो अपन को रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। रॉ मटेरियल्स जो है जब ये ऐसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये और एंटरप्रेन्योर, ये सब कुछ सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब कंबाइन होते हैं, तब जा करके ये जो रॉ मटेरियल ये फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये वुड है, लॉग है, वुड का लॉग है, ये ऐसी इस तरह की चेयर टेबल में कन्वर्ट किया गया, ये सब कुछ भी इंडस्ट्रीज में होता है। ये शुगर केन है, शुगर केन से जो शुगर बनती है वो भी इंडस्ट्रीज में होता है। ये रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन से जो कॉटन अपन यूज करते हैं घर पर, वो भी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस का जहाँ पर कैरी आउट की जाती है उसको इंडस्ट्रीज कहते हैं। और ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर को का रॉ मटेरियल जो है, एग्रीकल्चर से जो मटेरियल आ रहा है, जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। एक अब ये एक और अपन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में मेंशन था ये, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और यहाँ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बेसिकली मतलब मजबूती से रिलेटेड है। यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे जॉब्स हो गई, ये जॉब से रिलेटेड फोटोग्राफ है, ये इन्फ्लेशन है, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ऐसे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वो पोटेंशियल है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब दे सकता है, जॉब मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो फिर पॉवर्टी जो है वो कंट्रोल रहेगी। और इनडायरेक्टली उसका असर जो है इन्फ्लेशन पे भी रहेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई को भी सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो अगर आपको मेजर करनी है तो फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के पैरामीटर को यूज़ करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जज करने के लिए, राइट। अपन ने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट समझ लिया कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर टू जज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। और अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, और रियलिस्टिकली दोनों चीज़ें सेम ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स हैं, और वो कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर टू जज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, दोनों के आंसर सेम ही है, और वो देखने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे बैकबोन होती है, बैकबोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो अपन देखते हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करता है जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है अपने कंट्री में। अगर अपन बहुत पहले भी देखें, 1960 70s के टाइम पे देखें, काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर करके उसमें वेरियस इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, और जो ट्रैक्टर्स हो गए, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर करके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और वो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रही है। जैसे ये दो इमेजेस देख लेते हैं अपन। एक फार्म है,
जिसमें काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, एक इसकी प्रोडक्टिविटी और एक ये दूसरा फार्म है जिसमें एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम ही होने वाली है। तो अगर इन सारे लोगों को अगर अपन निकाल भी लें तब भी इसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे लोग जो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि मतलब कि ये लोग दिख तो रहा है कि एम्प्लॉयड है, बट रियलिटी में इनके काम करने से प्रोडक्टिविटी में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये लोग एम्प्लॉयड होकर के भी अनएम्प्लॉयड है। ये लोग बस दिख रहे हैं कि एम्प्लॉयड है, लेकिन असलियत में ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। और जो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन अपन देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, तो उनकी डिपेंडेंस भी कम होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट, यही वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रहेगा तो डेफिनेटली वो पॉवर्टी पॉवर्टी को जो पॉवर्ट कर ही भी रहेगा वो तो। और ये जो विश्व साइकिल जो है जो वो फिर चलती रहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट फिर पॉवर्टी, पॉवर्टी है तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉवर्टी है तो उसके पास अच्छी हेल्थ एजुकेशन नहीं होगी, तो हेल्थ एजुकेशन नहीं होगी तो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ये विश्व साइकिल जो चलती रहती है। और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट वाली उनसे इंडस्ट्रीज थी, उनका मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ज़्यादा से लोगों को पॉवर्टी से हटाया जाए। क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव रहता है वो सोशल वेलफेयर रहता है, रादर देन कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न किया जाए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसको भी सॉल्व करता है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कुछ को प्रोड्यूस कर लेते हो तो फिर उसको आप जब इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हो उससे आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और फिर फॉरेन एक्सचेंज बहुत यूज़फुल रहता है। जैसे आपको किसी और दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स को परचेस करना है, जैसे अपन को अरब देशों से कुछ तेल वगैरह मंगाना है, या फिर और बाहर देशों से कुछ मंगाना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एंड डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। रॉ मटेरियल की वैल्यू बहुत कम है और उसके यूजेस भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर उसमें आपने प्रोसेस कर दिया, उसको उसका यूज़ बढ़ा दिया, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और अपनी कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर होती है। सो दिस वाज ऑल के व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ये एग्रीकल्चर जो है, ये जो खेत है, ये किसान है। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है बेसिकली पीछे। तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह काम करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो या फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो। किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स या उसके फिनिश गुड्स लगते हैं। और इन रिटर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर को बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड कराता है। सो दिस ऑल गोज ऑल हैंड इन हैंड, कि जैसे ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर को प्रोवाइड कराता है उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो दिस वाज ऑल कि हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर गोज हैंड इन हैंड विद ईच अदर। देखिए, मैंने जो अपनी यहाँ पर पिक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं, इस वाले में ये इसमें ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी इसकी भी मैंने पिक्चर यूज़ की यहाँ पर। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी जो मैंने पिक्चर यूज़ की। तो मैं इसके पीछे की आपकी थोड़ी साइंस बताना चाहता हूँ, क्या आपका ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, क्या रिसर्च पेपर्स हुई, एक बार उनको अपन देख लेते हैं। तो ये इसको अपन देखें, द पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट, it refers to the phenomena in which pictures and images are more likely to be remembered more than words. Research on visual communication shows that pictures have a number of advantages over words. Visuals are the message, they are what drives your audience to engage with a piece of content, they are what the communication stays with your audience long after they have forgotten the lines of text they have skimmed or skipped. मतलब कि जब आपकी जो ऑडियंस है वो टेक्स्ट को भूल जाती है उसके बाद भी, लेकिन वो इमेजेस को याद रखती है, ये वो एविडेंस कहना चाहता है। या इस वाले रिसर्च पेपर का भी कंक्लूजन यही है, अ पिक्चर इज ओवर द 1000 वर्ड्स। और भी जो भी चीज़ इसके लिखी हुई इन सारे चारों लिंक्स का, इन सब का कंक्लूजन यही है कि पिक्चर्स आर बेटर देन वर्ड्स। सो मैंने यहाँ पर जो इमेज यूज़ की है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की, एक किसान है, ये इससे हाथ मिला रहा है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये इससे हाथ मिला रहा है। तो इस इमेज से ही किसी भी व्यक्ति को आसानी से याद रह जाएगा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। एक बार उसने अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया, उसके बाद ये पिक्चर्स को देख लिया, तो बहुत आसानी से उसको याद रह जाएगा। अगर अपन यहाँ पर भी देखें, ये डिस्गाइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट की भी दो पिक्चर्स मैंने लगाई। ये दो इमेजेस को कोई अच्छे से एक बार सुन ले, मैं जो बोल रहा हूँ इसको एक बार सुन ले और फिर इमेजेस को देख ले, तो उसको सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो रिसर्च पेपर जो मैंने आपको देखा है वो ऐसा कह रहा है कि इमेजेस आर बेटर देन टेक्स्ट। तो मैंने ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, पावर पॉइंट स्लाइड्स वाले, इमेजेस, इसके पीछे क्या साइंस है, रिसर्च पेपर्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अपन एक ये वाला टॉपिक देखते हैं कि व्हाई इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट टॉपिक्स मेक्स थिंग्स मोर लॉजिकल एंड थस इजी टू रिमेंबर।
सो यस, ये वाला पार्ट है क्लास 9th की सिविक्स की जो बुक है, पॉलिटिक्स की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसका ये पॉइंट है। और ये है क्लास 9th की फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट मैंने लिया है। तो यहाँ अगर अपन देखें ये वाला जो पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट अपन देखें, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि लोग जो है किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं, वो किस तरीके का देश चाहते हैं, देश में क्या होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो लिबर्टी चाहते हैं, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल अगर अपन यहाँ देखें, जो 1791 में जो नेशनल असेंबली ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया, उस ड्राफ्ट में उन्होंने सारी की सारी चीज़ें मेंशन की कि मोनार्क जो है उसकी पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस तरीके से पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। तो जो भी वहाँ के लोग चाहते थे, फ्रांस के लोग, उन्होंने उस सारी चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, इस पॉइंट का सीधा सीधा एग्जाम्पल ही फिट बैठ रहा है। तो अगर मैंने किसी स्टेटमेंट का एग्जांपल उसके साथ में दे दिया, तो फिर वो स्टेटमेंट भी आसानी से समझने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है, और वो चीज़ फिर लंबे टाइम तक दिमाग में स्टोर भी रह जाती है। ये ये एक सीधा एग्जांपल, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे ये मैंने लिया है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, क्लास 9 का जो चैप्टर है उसका पार्ट मैंने लिया है कि जुडिशरी के जो फीचर होते हैं उसमें से एक फीचर ये होता है कि वो दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करता है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है क्लास 10th का ज्योग्राफी का, उसका वहाँ से मैंने उठाया। डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो अब दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ये रहा कि वाटर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है साउथ इंडिया में वैसे भी, जस्ट बिकॉज साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं वो अ, उनमें पानी पूरे साल नहीं फैलता है, उनमें पानी जो है पूरे टाइम पूरे साल भर नहीं रहता है, वो पेरेनियल रिवर्स होती है। तो इसलिए वहाँ पर रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पानी की सप्लाई उतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे डिस्प्यूट जो हैं गवर्नमेंट, जो दो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट हैं उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी करता है। तो ये एक पॉइंट है, इसको सपोर्ट में देने के लिए ये एग्जाम्पल हो गया। और वैसे भी ये तो आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, बहुत पॉपुलर चीज़ है कि एग्जाम्पल से किसी भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब में जो स्टेटमेंट है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सपोर्ट करने वाली इंटरकनेक्टिंग वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं और दूसरी जगह मेंशन होती है। तो वो इंटरकनेक्टिविटी से चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, अच्छे से याद रह जाती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। और वन मोर पॉइंट, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट, कैन बिकम फैकल्टी फॉर यूपीएससी सीएससी इन फ्यूचर। ये इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके समझता हूँ, सुनता हूँ, और इसीलिए जो जो यूपीएससी में जो आंसर्स लिखने रहते हैं वो ऐसे ही लिखने रहने पड़ते हैं। एक चीज़ का रेफरेंस आपको कहीं और से देना पड़ता है, एक चीज़ का एग्जाम्पल कहीं और से देना पड़ता है। एक इंक्लूसिव स्टडी जो है डिमांड करती है। दैट्स वाई आई फील के आई कैन बी अ गुड फैकल्टी फॉर यूपीएससी सीएससी इन फ्यूचर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन किया। सेकंड, थर्ड एंड थर्ड इसका इसका ये सेपरेट वीडियो आएगा। ये तो वीडियो की लेंथ वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। इसका लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो सारे रिसर्च पेपर्स मैंने यूज़ किए हैं ये सारे का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।